सधे हुए कदम और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प। वो एक छोटे से सिलाई स्कूल की ओर जा रही है जो मध्य भारत के बीच कहीं दूर के एक गांव में चलता है। उसके आने पर युवा चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि वो कोई आम शिक्षक नहीं है, वो उम्मीद और हौसले की प्रतीक है। वो एक रेप सर्वाइवर है, मानव तस्करी की शिकार, जिसे उसके पति ने बाद में छोड़ दिया। लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच उषा सिलाई स्कूल की मदद से उसने अपनी जिंदगी फिर से खड़ी की। एक एक धागा जोड़ते हुए मेहनत और सब्र से इसे फिर से बुना। जो पन्ना नहीं आता, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई भी नहीं करी, लेकिन जितना होता मैं कर लेती हूँ। पर मैं किसी के ऊपर अभी निर्भर नहीं हूँ। तो मैं सबको यही चाहती हूँ, और उषा सिलाई स्कूल में मैं सिखाने भी जाती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि आगे जाके किसी का जीवन में मेरे जैसा ना हो और अच्छे से वो आगे बढ़े और अपना जीवन को अच्छे से चलाए। 7 साल पहले वो अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ गुजारे की तलाश में शहर आई थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक घर में खाना पकाने के काम का वादा दरअसल एक जाल है, जिसके बाद उसे सामूहिक बलात्कार और मानव तस्करी का शिकार होना पड़ा। एक परिचित ने कहा था कि वो उसे काम ढूंढने में मदद करेगा। इस बहाने वो उसे दूर के खेत में ले गया और वहां बनी एक छोटी सी झोपड़ी में छोड़ गया, जहां उसका बार बार बलात्कार हुआ और फिर उसे 2 लाख रुपए में एक और शख्स को बेच दिया गया। मेरे को ये बोला था कि मेरे अंकल के वहाँ शादी है और आपको जैसे खाना बनाने जाती है महिला उन घर पे 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए, जो बोलते हैं चौके के काम का बोलते हैं, तो उसने बोला था कि बोले आपको 4 दिन का मैं काम दिला रहा हूँ, तो बोले आप चलो मेरे साथ में। लेकिन वो बंदा ने क्या करा था कि जैसे काम का बोल के लेके गए मुझे, और काम का जो बोल के लेके गए वो काम पे नहीं लेके गया मुझे, और एक खेत में जो ऐसा गाँव भैंस का वो कोटा रहता है गाय का, और उनका वैसा टापरी बनी हुई थी, वहाँ पे ले जाके और गेट लगा के और मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरी सिम भी तोड़ दी। और मेरे से बोलने लगा कि बोले आप चिल्लाओगी नहीं और कहीं जाओगी नहीं, तो अब अपना मैं अनजानी जगह में अकेले क्या कर सकती। वो रात भी हो गया, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे को पता नहीं, फिर उधर बंद कर दिया और अंदर मुझे मारपीट भी कर रही और फिर मेरे साथ में बलात्कार कर रहा। उसके बाद एक उसका दोस्त था कोई और, तो उसको फ़ोन लगा के उसने बुला लिया। तो दोनों ने मतलब ये घटना मेरे साथ में करी है। और उसके बाद 3 दिन हुआ और एक गाड़ी लेके आए, मारुति वैन ऐसे लेके आए, और उसका एक कोई दोस्त था। कहाँ ले गए वो तो मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे, ये कहाँ लेके जा रहे हैं। उसके बाद मेरे को कोरे कागज़ जो रहते उसके ऊपर अंगूठा लगवा दिया, और वहाँ अंगूठा लगवाने के बाद में वो मेरे को जो तीसरा व्यक्ति आया था उसके घर पे छोड़ दिया था। एक दिन तो मेरे मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे से थोड़ा ऐसा होने लगा। फिर वहाँ पे उनकी जैसे रहते हैं, तो मैंने उससे बोला कि भैया आप मेरे को ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे मेरे घर जाना है, मेरा पति भी है, मेरे बच्चे भी हैं। तो सामने वाला जिसको मेरे को बेचा 2 लाख में, वो बंदा बोल रहा है कि बोले आप बोले शादीशुदा हो। मैंने कहा हाँ मैं तो शादीशुदा हूँ। तो बोले मैं थोड़ी जाने दे सकता आपको, बोले कि मैंने तो आपका 2 लाख रुपए दे के और शादी करी मैंने। तो मैंने कहा भैया मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी, बेटा बेटी, और मेरे को काम को बोल के लेके आए। फिर मतलब मेरी वहाँ पे भेस हुई थी उसके, थोड़ा फिर मैं भी डरने ही नहीं लगी। मैंने कहा जो होगा मरना है या कुछ भी हो जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर वो गाँव में जो सरपंच रहते हैं, जो पूर्व सरपंच भी था और नया भी था, दोनों सरपंच था, तो मैंने तो चिल्ला चोट करी, तो वो लोग आ गए थे वहाँ पे कि बोले क्या हुआ, पूरा गांव के लोग पहले हो गए थे, बोले क्या हुआ क्या हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि भैया सर कि मतलब मेरे को मेरा घर जाना है, मेरा पति भी मेरे बच्चे भी हैं। मैंने कहा मेरी क्या कंडीशन हो रही होगी, मेरे बच्चे इतने टाइम हो गए, कम से कम उस बात को फिर 3 महीने निकल गए थे। वैसे 3 महीने बाद फिर ये बातें हुई थी। फिर गांव का सरपंच भी आया था और उन्होंने सबने बोला कि बोले आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं घर जाऊँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे पति है, मेरी शादी हो गई थी, हम तो काम कर रहे थे, मुझे काम का बोल के लेके आए ये लोग। तो वहाँ पे बोल दिया कि बोले हम नहीं लेके आए, ज़बरदस्ती, मतलब वो अपना बचत के। मैंने कहा भैया तुम कुछ भी करो, मुझे मेरा घर जाना है। फिर उसी उनके घर पे एक जेंट्स आता जाता था, मतलब अच्छा नेचर था उनका, तो वो आता जाता था। तो उनको मैंने थोड़ी थोड़ी बातें थोड़ा थोड़ा करके बताया कि भैया मेरे साथ में ये कंडीशन हो रही है, मेरे को मेरे घर जाना, मेरे बच्चे भी हैं, और मतलब कैसे परेशानी में होंगे वो लोग। तो फिर उन्होंने बोला कि दीदी आपकी मदद अभी तो नहीं कर सकता हूँ मैं, पर मेरे से जितनी भी मदद होएगी मैं करूँगा। तो ऐसे करते करते फिर रक्षाबंधन आ गई थी।
वो रक्षाबंधन के टाइम पे फिर उसने बोला कि भैया वो भी परिवार वाली है, और बोले कि आप परिवार में उसको भी मिलना जाना है तो अपन मिलवा के लिए आते हैं। तो उससे बोला कि आपको बोले कि आपकी रिक्शा पे ले जाना पड़ेगा। तो वो बोले कि क्या रिक्शा रहेगी, तो फिर उसको मतलब एक स्टाम्प रहता है, उसके ऊपर उसकी भी साइन करवाई और मेरी भी साइन, दोनों की साइन करवाई और उसके बाद में फिर वो बंदा मेरे को छोड़ने आया था, और मेरे को इंदौर छोड़ के गया था वो। फिर मैं अपने गांव गई थी, तो वहाँ जाने के बाद में फिर मुझे मेरी सास ने और मेरे देवर हों, मेरे मिस्टर ने, मेरे मामा ससुर सब ने इतना मारा था, बहुत मारा था मुझे। बोले कि तू तेरी मर्जी से गई होगी, ऐसा करा वैसा करा, और मतलब लेडीज़ की कमी निकालते हैं कि आप लोग ने ऐसा करा है। मुझे इतना मारा था, मेरे नाक तरफ से मुंह तरफ से ब्लड आ गया था, बिल्कुल ऐसी कंडीशन थी। ऐसे में मेरे पापा के घर गई तो पापा ने भी रखने से मना कर दिया कि बोले अपन जहाँ से आए वहीं जाओ। बोले हम लोग तो हमारे घर में आने देंगे, डेली नहीं चलने देंगे। बोले हमने शादी कर दी, अब शादी जहाँ भी रहना वहाँ, बोले मरो तो उनके घर में और जीवो तो उनके घर में, हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ बहुत परेशानी थी, ऐसी कंडीशन मेरे से ना तो उठने की बनती, क्योंकि मुझे मारा ही इतना था, बहुत मारा था। क्योंकि मेरे पीठ पे इधर तो पहले वो वाले जख्म थे और उन्होंने मारा था ना, मेरे पाँव अभी भी बहुत दर्द होते। मेरी सास ने इसमें मारा था और मिस्टर ने यहाँ मारा था, तो ये हाथ मेरा फ्रैक्चर है, यहाँ से भी और ये भी फ्रैक्चर है, और ये भी मेरे मतलब ऐसा मौसम होता तो बहुत तकलीफ होती मेरे को। बलात्कार से ज्यादा भारी बलात्कार का दाग साबित हुआ। आज भी 7 साल बाद उसके पति का परिवार उसे अपने बच्चों से मिलने नहीं देता। बात भी नहीं करने देते बच्चे से, तो बोलते कि तेरी माँ ने जैसा करा वैसा तुम करोगे, मतलब बच्चे उनको ताने देते वो लोग। अगर माँ बोल के बात करूँ तो बच्चे भी बात नहीं करते मुझसे। काफ़ी तकलीफें होती है उस चीज़ को सोचते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैंने भी 9 महीने अपने बच्चे उनको पेट में रखा और उसके बाद में छोटे से इतने बड़े करें, और फिर वो लोग ऐसे करते हैं तो बहुत दर्द होता है। नाउम्मीद, बेसहारा, उसे नहीं मालूम था कि वो क्या करे। कई दिन उसने रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे काटे। इसके बाद उसके सफर को उषा की मदद से मिला एक मकसद। मैं रेलवे स्टेशन पे ऐसी बैठी रहती थी, मतलब वो एक अनाथ कैसे रहते हैं वैसे काफ़ी, तो 8 दिन हो गया था मेरे को ऐसे रहते रहते। जैसे दीदी जैसी एक लड़की लेडीज थी, तो उसने पूछा, बोले आप यहाँ क्यों रोज़ बैठती हो? तो मैंने कहा बस ऐसे ही। तो फिर मेरे को रोना आ गया था, तो मैं रोने लग गई थी कि मतलब क्या करूँ मैं अब, कब तक करूँ, कब तक झेलूँ ऐसा। तो उषा सिलाई स्कूल में मुझे जनसाहस की तरफ से ही पहुँचाया था कि बोले ऐसी भी अकेली रहती हो तो आप क्या करोगे, टाइम पास नहीं हो रहा। तो उसी टाइम की बात थी, 4 महीने बाद की। फिर मुझे उषा सिलाई स्कूल में पहुँचाया कि बोले आप 7 दिन की टेलरिंग है वहाँ पे, तो आप टेलरिंग लो और अपना काम थोड़ा कर सकती हो। उसके बाद में मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया कि मैं उषा सिलाई स्कूल से जुड़ी हूँ। उषा से सिलाई की ट्रेनिंग लेने के बाद अब वो शिक्षक है जो अपनी तरह की दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षित और प्रेरित करती है। उषा सिलाई स्कूल से वो जो पैसे कमाती है उससे उसका कानूनी खर्च भी निकलता है। पहले किसी का सपोर्ट नहीं था, मैं अकेली थी, पूरी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जब वो टाइम था हमारा वो निकल गया, तो अभी तो हमारा अच्छा टाइम आ गया था। अभी मैं चाहती हूँ कि हमारा जीने का एक हौसला हो गया है कि जैसे कोर्ट में जाते हैं तो भी खर्चा लगता है, और एडवोकेट भी फीस मांगते हैं उनकी, तो उनको भी देना पड़ता है। तो सारी चीज़ें हम जैसे कि स्कूल से हम जब से जुड़े उषा सिलाई स्कूल से, तब से हमारा ये काम अच्छा चल रहा है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगी। ये एक लौता मामला नहीं है। जब लॉकडाउन हुआ तो महिलाएं उषा सिलाई स्कूल नहीं जा सकी और टीचरों की समस्या थी कि आमदनी कैसे हो और अपने परिवारों को कैसे संभालें। इसीलिए उषा सिलाई स्कूल ने ऑनलाइन आने का फैसला किया। ड्राफ्ट डिजाइन ऑनलाइन साझा किए गए। उषा सिलाई स्कूल ने छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मास्क भी ऑनलाइन बनाना ही सिखाया। इन ग्रुप्स पर उषा सिलाई स्कूल से जुड़ी महिलाओं को मास्क बनाने के तरीकों के वीडियो बनाकर अपलोड किए गए। ये मास्क न सिर्फ उनके परिवारों के इस्तेमाल के लिए थे, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं के लिए भी, जिन्हें इसकी खास जरूरत थी। लॉकडाउन के दौरान मास्क बनाने के जरिए इनकी आमदनी भी होती रही। मास्क बनाने की ऑनलाइन क्लासें बहुत कामयाब हुई, जिनसे आइंदा के लिए भी ऑनलाइन क्लासों का एक मॉड्यूल भी तैयार हो गया है। जैसे लॉकडाउन चल रहा था हमारा, पूरे परेशान थे क्योंकि काम सारा बंद हो गया था,
तो फिर हमको मास्क बनाने का भी टेलरिंग मिली थी, 1 महीना सिखाया था हम लोगों को, और उससे हमारा जो भी चला घर खर्चा उससे चलाए। और उसके बाद में फिर हमारी दूसरी टेलरिंग चालू हुई, उसके में हमारा हर 8 दिन में मीटिंग होती है और उसके थ्रू हमको समझाया जाता है कि आप कैसे काम करना है। उसे संकट में पड़ी महिलाओं की मदद करने वाली एक एनजीओ जन साहस के कार्यकर्ताओं ने प्लेटफॉर्म की जिंदगी से बचाया। उसे उषा सिलाई स्कूल भेजा गया, जो उसकी तरह की महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाता है जो बलात्कार या दूसरी तरह की क्रूरताओं की शिकार रही हैं, ताकि वो गुजारे लायक कमा सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक उषा सिलाई मशीन के साथ गाँव में सिलाई बुनाई के छोटे छोटे काम करते हुए इन महिलाओं के लिए समाज से जुड़ने का एक रास्ता भी खुला। और जैसे जैसे दूसरी महिलाएं उनके पास सिलाई कराने या सीखने आती हैं, तो उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उषा सिलाई स्कूल का जो मॉडल है वो सिर्फ इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन का मॉडल नहीं है, वो सोशल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन का मॉडल है, जहाँ पे आपका सोशल इंक्लूजन भी इंश्योर होता है और उसके साथ साथ में आप अपना रोजगार भी करते हैं और कुछ इनकम भी जनरेट करते हैं। जो रेप का जो इशू है या ट्रैफिकिंग विक्टिम के जो इश्यूज हैं, वो उसके साथ एक स्टिग्मा भी अटैच होता है, और अगर हमें वो स्टिग्मा को चैलेंज करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे वो महिला उसी समाज में रहे, उसी समुदाय में रहे और वो वहीं पे अपना काम करते रहे, जिससे लोगों को एजुकेशन मिलेगी कि ये असल में उसकी गलती नहीं है। क्योंकि रेप सर्वाइवर्स के साथ क्या होता है इंडिया में कि लोग हमेशा मान के चलते हैं कि उसने कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से उसके साथ गलत काम हुआ है। तो ये जो शेम है वो बेसिकली विक्टिम से हमें पर्परेटर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, और ऐसे जो प्रोग्राम हैं वो ये शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। रेप सर्वाइवर्स फेस सोशल बॉयकॉट। बलात्कार पीड़ितों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। कई बार तो अपने परिवार वाले ही छोड़ देते हैं। समुदाय सहारा देने के बजाय अक्सर उनको समाज से ही निकाल देते हैं। आरोपी जो बहुत बार असरदार परिवारों के होते हैं, वो पीड़ितों को धमकियां भी देते हैं। उषा सिलाई स्कूल बलात्कार पीड़ितों का पुनर्वास करता है और जिंदगी दोबारा शुरू करने का हौसला देता है। हमारा सहयोगी जन साहस ऐसी महिलाओं को नियमित सलाह देता है और बलात्कार पीड़िता होने के कलंक से उबरने में मदद करता है। उषा ने 80 से ज्यादा ऐसी महिलाओं के गुजारे का जरिया खोजने में उनकी मदद की है। यही नहीं, उसने उन्हें आत्मसम्मान भरा जीवन लौटाया है। – 2014 में एक ऐसा ही हादसा एक अनुसूचित जाति की गरीब महिला के साथ हुआ। खेतों से लौटते हुए उसे कोई गांव से दूर ले गया, एक नाले में खींचा और उसके साथ बलात्कार किया। मैं जाते थे वहाँ खेत पे, तो पीछे से आएगा, फिर मुंडा पकड़ दिया, मुंह दबा दिया, फिर हाथ पे छुड़ाने लगी तो मुंह में कपड़ा दे दिया, फिर नाली में लेगा। तुमने वापस जाके घर वालों को हाँ बताया ना, केरी नहीं दबाया। माँ ससुर के की, मैं जेठानी, माँ पति है कि न ससुर ने जेठानी की। फिर उन्होंने क्या किया? फिर रिपोर्ट करने गया, फिर पुलाव थाना पे, फिर सोनकच लाया डॉक्टर, फिर रिपोर्ट लिखी के फिर घर पहुँचा दिया हमारे, वो लिली मेडिकल, घर पहुँचा दिया हमारे। फिर उस टाइम फिर तुम लोग को अभी भी धमकाते हैं क्या वो लोग? धमकाए, क्या बोलते हैं? मैं ससुर का हाथ तोड़ दिया, दूसरा का सिखा के, अभी भी चली रहा केस चला, लेकिन गांव ने उसके परिवार का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। लेकिन उषा सिलाई स्कूल में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद लोगों का नजरिया बदलने लगा। उस काम से जो कमाई हुई उससे परिवार को मदद मिली और धीरे धीरे समाज ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। एक तरह से सिलाई की वजह से लेडीज भी तो तुम्हारे पास आने लगी। आई है। तो पहले तो आती भी नहीं होंगी ये बात को लेके? नहीं आती थी। तो तुम कह रहे फिर उषा सिलाई से थोड़ा बहुत जो पैसा आता है उससे घर में कैसे मदद होती है? घर में मदद होती है। कैसे? सामान लावा, सुचर के पड़ावा। उसने अब केस जीत लिया है और परिवार ने भी उसकी कमाई को सम्मान देना शुरू कर दिया है।
सिलाई करती है लाड़ी और मतलब कमाती है और घर पे रहती है और मतलब कोई धंधा पानी दूसरा नहीं करती है। वो ये बच्चा को लगा था वो सिलाई का मशीन करती है, अड़ोस पड़ोस की भी आए होगा करने सिलाई करवाने। एक सुदूर आदिवासी गांव, ये दंपत्ति अब भी इंसाफ के लिए लड़ रहा है। त्योहार आ गया था, मजदूरी के पैसे हमारा काफ़ी दिन हो गया था उनके घर में, दोनों पति पत्नी के करते करते। तो त्यौहार आ गया था, तो त्यौहार के लिए हमने पैसे मांगने के लिए गए थे, मेरा पति गए थे। तो मेरा पति को दबाव डालने लगा कि बोले हमारा खेत में चारा वो है ले मवेशी का लिए, उसी में पानी देने चले जाना, जब हिसाब करेंगे आपका। तो फिर मेरे पति ने बोला घर पे आए, फिर हमने खाने वाने खाया, बच्चे ने खाया, हमने सारे ने मना भी कर दिया था कि रात का काम नहीं करेंगे। फिर मेरे पति ने क्या कि अपने कल त्यौहार है, अपन क्या मनाएंगे, अपने पास में पैसे कुछ भी नहीं, पैसे तो यही तो है, तो क्या मैं 1 घंटा का पानी है, मैं पानी दे के आ जाऊँ और मैं पैसे ले लूँगा सुबह। उसके बाद में जो जिसके घर हम मजदूरी करने जाते थे वो रात के समय मेरे पास में आए, मेरी लड़की थी वो सो रही थी। तो मैंने सोची कि मेरा पति आते हैं तो आवाज़ लगाते हैं, ये कौन है ऐसा लोग जो चुपके आते हैं। तो मैं एकदम से उठी तो मुझे उसने ऐसा चाकू निकाल लिया, मुझे इसके चिल्लाएगी नहीं और किसी को बताएगी नहीं तो ये चाकू से मार डालूँगा। तो मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने मेरे चाकू अड़ा दिया यहाँ पे। तो मेरी बच्ची जोर से उठ के दौड़ने लगी कि मैं बाहर कोई के बुला के लाऊं, तो उसे भी उसको धक्का मार के ऐसे फेंक दिया। तो काफ़ी उन्हें झुमा झटका करा हमारे साथ में, काफ़ी टाइम तक मैं चिल्लाई तो चिल्लाने नहीं दिया, मेरे साथ गलत भी काम किया उन्होंने। और कि आप आज के बाद में किसी को बताना मत, पति को भी मत बताना, गांव में किसी को मत बताना, नहीं तो आपके गुंडा पीछे लगवा दूंगा तो उठवा दूंगा और नित को कभी भी कहीं भी जाके और तुमको मैं ख़त्म कर दूंगा। ससुर को बताई, सासू को बताई, सब पति को भी बताई मैंने, ऐसे मेरे साथ में उन्होंने किया है। तो उन्होंने सारे हमको धमकी भी दे दिया था, तो हम रात के समय नहीं जा पाए, हमारे पास में किराया भी नहीं था। फिर हम सुबह हुआ के बाद में फिर हमने कहीं से किराया लाया मेरे पति ने और फिर हम गए। तो हम 5 बजे पहुँच गए 10 बजे, जो कि शाम को 6 बजे हमारी रिपोर्ट लिखी उन्होंने। सारे दिन हमको वहीं चक्कर काटता रहा, फिर साहब आया, फिर बैठा तो बोले इसके झूठ बोलती है और उनको पैसे ले लिए हैं, उनके घर काम का पहले एडवांस से पैसे ले रखी है, झूठ बोलती है और ज़बरदस्ती उनको फंसवाती है। वो ऊंची जाति के लोग हैं और हम नीची जाति के लोग हैं। अधिकतर के गांव में ये नीची जाति के लोग की सुनवाई नहीं होती है। जो आरोपी तरफ के सारे लोग थे वे सारे लोग चले गए थे वहाँ पे। गाँव में जमीन अगड़ी जाति वालों के पास थी, जिन्होंने इन लोगों को काम देना बंद कर दिया। 8 लोगों के परिवार के लिए 2 जून की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। लेकिन उषा सिलाई स्कूल ने उन्हें बस गुजारे का जरिया ही नहीं दिया, उनको सामाजिक स्वीकृति भी दिलवाई। ये उषा कंपनी से जुड़ा है तो उसी से हमारा खुद का काम बन गया। खुद का काम बना, उससे सिलाई आती है, 2 पैसे मिलते हैं सिलाई का, तो हमारा बच्चे की पढ़ाई भी करवाते हैं, घर का खर्चा भी उठाते हैं और ये हमारा एक निजी काम हो गया है। गांव में इस छोर से लेकर तो उस छोर तक के सारे लोग पहचानते हैं, घटनाओं को भी जानने लगते हैं, तो सारे लोग मजाक उड़ाने लगे। तो उसके बाद में यही बहुत अच्छा हुआ कि वो घर में ही रहकर काम करने लगी, घर में ही 2 पैसे आने लगे। उसे अब भी वो शख्स धमकियां देता रहता है जिस पर उसने बलात्कार का आरोप लगाया है। कमाई का इससे बेहतर जरिया नहीं है, वो भी घर की सुरक्षा में ही सिलाई के जरिए गुजारे का। पहले बहुत काफी डर लग रहा था, पर फिर भी मैं अब हिम्मत क्या है कि मरना तो है एक बार, पर थोड़ा महिला को भी थोड़ा ऐसा सिखा देंगे तो अपना भी नाम रहेगा कि वो दीदी थी तो केस लड़ती लड़ती वो मर गई है। इतनी हिम्मत तो है मुझ में कि मैं आज अकेले आ सकूं। जैसे कि हमारे समाज का लोग हैं तो वो ऊंची कास्ट का लोग तो हमारे पास नहीं आते हैं, उनको तो अलग तरीका का ही वो होता है, पर जो हमारे समाज का लोग हैं तो उन पे थोड़ा असर पड़ा है कि अच्छा काम है ये, उषा कंपनी तरफ से तुमको जो सपोर्ट मिला है तो ये दीदी हमारा भी सपोर्ट करो कि आपने अच्छा काम किया, एक नहीं एक काम का तो तुम्हारा बहुत फ़ायदा हुआ कि लोगों को घर से बच गया आप मजदूरी करना। तो ये ताना कम सुनने के मिलता है फिर वो कि अब हमारा में लोगों जुड़ने लगा है,
कि दूसरे गांव जाके 4 लड़की का मैंने एक अपने उषा कंपनी तरफ से ग्रुप बनाया है 4 लड़की का, तो उधर से भी हमको अच्छा काफ़ी सपोर्ट मिला है। बलात्कार का सामना करने वाली ऐसी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपस में बहुत गुथे हुए ग्रामीण समाज में इसके कलंक से लड़ना होता है। लेकिन उषा सिलाई स्कूल के जरिए उन्हें सिर्फ एक आसान और व्यवहारिक पेशे के जरिए कमाई करने का मौका ही नहीं मिलता, समाज से दोबारा जुड़ने का मौका भी मिलता है, जो उन्हें हाशिए पर ढकेलने की कोशिश कर रहा होता है।